वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं जेपी। दोस्तों, हमने जो ट्रेनिंग का सिलसिला था हमारा, जो पिछले सिलसिला था, पिछले साल जो हम ट्रेनिंग देते थे, वो जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम हमारा दोबारा स्टार्ट हो गया है। तो आज हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो है सर्विस से रिलेटेड। हम बेस्ट सर्विस कैसे प्रोवाइड करें कस्टमर को। हमारी बाइक आ रही है आज के टाइम में, BS6 है, BS4 है, BS3 है, उसकी अच्छी सर्विस हम कैसे कस्टमर को प्रोवाइड करें। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? हैं? कस्टमर बढ़ेंगे, आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी। और कोई भी हम काम करते हैं, हमेशा मैकेनिकल लाइन में क्या होती है, हम समझ के नहीं करते। कोई फॉल्ट आता है, मतलब किसी भी काम का अगर हम समझ के काम करें ना, तो हम इस लाइन में बहुत कुछ कर सकते हैं। टू व्हीलर की जो मैकेनिकल लाइन में है, तो हम घुमा फिर के आज ज़्यादा उसमें नहीं चलेंगे। मैंने हमारा बेस्ट सर्विस में हमने क्या क्या आज हमारा एक ही रीजन है, आप लोगों ने जो मैं आज बताऊंगा, ठीक है, तो उस पर ध्यान देना है इस वीक में। नेक्स्ट वीक से हम इसमें जो जो बताऊंगा भाई, ये प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे एयर फिल्टर के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। और एयर फिल्टर के बारे में बताया था कैसे साफ करना है भाई, कितने तरह के फिल्टर होते हैं। फिर भी मैं ना, मेरी वीडियो है यूट्यूब पे ही, मैं वो ये वीडियो जैसे डल लगी ना, आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख लियो। सबसे पहले हमारी जो बाइक आती है अंदर वर्कशॉप के, तो सबसे पहले कोशिश करो, अगर आपके पास वॉशिंग का, जैसे हमारे पास वॉशिंग का है, कहीं अगर वॉशिंग हो जाए तो बहुत बढ़िया सर्विस होती है। तो सबसे पहले हमारी बाइक की वॉशिंग होनी चाहिए। वॉशिंग होने के बाद जैसे कि भाई ऊपर आते हैं, फिर नीचे लेते हैं ड्राई करके, मतलब सुखा के। उसके बाद पहले स्टेप कौन सा होता है, क्या करते हो वॉशिंग के बाद? रैम पे तो लगानी है, ऊपर से नीचे लगाओगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट काम क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? ऑयल का बोल्ट, ऑयल ड्रेन करोगे ट्रे के अंदर, ठीक है। ऑयल ड्रेन करोगे, उसमें ऑयल देखना है कितना ऑयल है। 100 ml है, 200 ml है, 500 है, 700 है, 800 है। स्प्लेंडर बाइक है 900 ml है, तो 700 से 800 निकलना चाहिए। कितना निकलना चाहिए? ठीक है। ऑयल बोल्ट खोलते हैं, ऑयल बोल्ट का वाशर चेक करना है। ऑयल बोल्ट का वाशर कौन सा? एल्युमिनियम वाला। स्प्लेंडर बाइक की मैं बात कर रहा हूँ। कईयों में जैसे कि जुपिटर है, ये मैं सोचना मैं खाली वाशर की बात कर रहा हूँ। अगर जुपिटर ले रहे हो तो उसमें ओरिंग होता है, और आपने उसमें रबड़ ओरिंग चेक करना है। इधर स्प्लेंडर बाइक है तो उसका एल्युमिनियम का वाशर लगाना है, मतलब चेक करना है। अच्छा, आप बोल्ट लगाते हो, ड्रेन किया बोल्ट, कैपेसिटी देखी ऑयल की, अगर कम है तो क्या करोगे? कस्टमर को जरूर बताओ, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा भाई? कभी क्या होता है, क्या चीज़, मतलब मान ले भाई हमारा, हाँ, टाइम पे सर्विस कराएगा। कस्टमर की अगर नज़र में हम डाल देते हैं तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा, उसको ऑयल का लेवल टाइम टू टाइम वो चेक कर लेगा, और उसको इंजन सीज नहीं होगा। हम उसको बता देंगे, तो हमने उसको बताया नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ऑयल कम निकला है, हमारे पास तो सुविधा है, हम तो जॉब कार्ड में लिख देते हैं, मैसेज में डाल देते हैं, और कस्टमर को भी बता देते हैं। पर जो देखने वाले व्यूअर हैं या कोई वर्कशॉप हैंडल कराया, तो ये चीज़ बहुत बताओ कस्टमर को, जो ऑयल का लेवल है वो ज़रूर बताओ, वो ताकि वो उसका इंजन में कोई दिक्कत ना आए अगर ऑयल कम निकला है तो, ठीक है। अब आते हैं वाशर की बात। इंजन जो ऑयल बोल्ट का वाशर है, अगर वो कब बोल्ट में स्प्लेंडर बाइक है और वो फैल गया है, तो उसका ऑयल बोल्ट का वाशर चेंज करोगे। ये काम सेकंडों के हैं, बताने में टाइम लगेगा। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ज़्यादा आधा पौना घंटा 1 घंटा जो सर्विस करने में उतना टाइम ही लगेगा, पर आपने सुनना है डिटेल से। और इस वीक में आपने लोगों ने ध्यान देना है जो मैं आज बताऊंगा। प्रैक्टिकल मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीक से करेंगे। अच्छा, ऑयल बोल्ट वाशर अगर कप की तरह हो जाता है, फैल जाता है, उससे क्या दिक्कत आती है? और है चैम्बर स्लिप होने के चांस रहते हैं, और चैम्बर फटने के चांस रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाद वाशर के बाद पूरा खत्म हो जाते हैं, फिर इसके बाद चैम्बर पे बाहर जाएगा तो फटेगा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कैसे क्या होना चाहिए, उससे क्या दिक्कत आती है। अगर ऑयल बोल्ट का जो वाशर होता है एल्युमिनियम का होता है, जैसे हमने टाइट किया, जो वाशर होता है वो फैल के, मतलब हमने बार बार टाइट करते हैं और वो
क्योंकि चैम्बर के और बोल्ट के बीच में एक एल्यूमिनियम वस्त्र है जो हमने जैसे टॉर्क किया, मतलब उसको टाइट किया, ताकत लगाई तो वो दब जाता है, और वो जब जिस टाइम वो फैल के ऐसे बन जाता है कटोरी टाइप में, ठीक है, वो एक टाइम ऐसा जाता है वो फैलना बंद कर देता है। जैसे हमने टाइट किया तो सीधा दबाव चैम्बर पर पड़ता है और चूड़ियों पर पड़ता है, उसकी जो चूड़ी होती है। तो हमने ज़्यादा जोर लगाओगे तो क्या, या तो चूड़ी स्लिप होंगी या चैम्बर का नक्का फट जाएगा। क्या होगा? तो ये हमेशा ध्यान देना है, सर्विस करते वक्त ऑयल के बोल्ट की वाशर ध्यान देनी है, ठीक है। ये क्लियर? और कुछ पूछना है इस बारे में? क्लियर है? एक चीज़ का और ध्यान देना है, ऑयल बोल्ट हमने ड्रेन कर लिया, जॉब गार्ड जरूर पर लेना साथ में, क्लच का काम तो नहीं होना है। अगर उसमें क्लच का काम होना हो, कोई लीकेज है, ओ रिंग है, यानी स्प्लेंडर बाइक है, कोई सी बाइक है जिसमें हमने क्लच खोल कर मतलब दोबारा डालने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, हमने ऑयल ड्रेन करा, वाशर चेक किया, बोल्ट लगाया, साथ साथ में ऑयल डाल दो। अगर क्लच का काम नहीं होना तो मतलब जॉब गार्ड आपने पढ़ लेना है। फिर स्पार्क प्लग के बारे में, स्पार्क प्लग खोलो फटाफट, उसमें देखो स्पार्क प्लग काला तो नहीं हो रहा है, वो पता कैसे चलेगा? उससे क्या दिक्कत आती है अगर स्पार्क प्लग काला हो रहा तो? ज़्यादा पेट्रोल खा रहा है। मेन है हमारे कार्बोरेटर ट्यूनिंग ठीक नहीं होगी तो हमारा क्या करेगा, अगर कार्बोरेटर वाली बाइक है तो पेट्रोल ज़्यादा खाएगी, स्पार्क प्लग काला हो जाएगा। उसमें क्या कहती है, मिसिंग करना जाती है, हम एक्सीलेटर करेंगे, ब्रेक छोड़ेंगे, फट फट फट, मतलब एक मिसिंग तरह की वो आ जाती है, वो कस्टमर बता देगा। अगर प्लग सफेद है और कोई कमेंट ने कोई नहीं लिख रखी तो आप लोगों ने कार्बोरेटर छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। कई बार मान लें बाहर से लिख के नहीं आया, जॉब कार्ड में लिखा ही नहीं है और प्लग काला हो रहा है, लिख भी नहीं रखा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, कार्बोरेटर साफ करना है, ठीक है। कार्बोरेटर ट्यूनिंग के मैंने ऑलरेडी बता रखी है, एक वीडियो बनाई थी, हमने बनाई थी, बताया था ना ट्यूनिंग करनी। अगर नहीं आती है तो एक दिन ट्यूनिंग करना भी मैं बताऊंगा, जिसको ट्यूनिंग करनी नहीं आती है मेरे को बता दियो, स्पेशल भी ट्यूनिंग एक दिन इकट्ठे करके यहीं पर करेंगे और ट्यूनिंग करनी दोबारा बता दूंगा। कार्बोरेटर साफ करो, ट्यूनिंग पल्सर 150 कैसी होती है और स्प्लेंडर की 100 सीसी कैसी होती है, वो प्रॉपर ट्यूनिंग बता दूंगा। लोकल और जेन्युइन का बताया था मैंने, स्पार्क प्लग लोकल जेन्युइन का ये नेक्स्ट वीक बताऊंगा मैं। स्पार्क प्लग इकट्ठे कर लेंगे, लोकल कौन सा है, जेन्युइन कौन सा है। अगर लोकल प्लग है तो कस्टमर को फ़ोन करके वो बताओगे आप लोग, या दिखा लोगे अपने सीनियर को, अभी लोकल है तो जेन्युइन एनजी के कौन सा है, एनजी के, माइको, चैंपियन और बोश, ये 4-5 कंपनी नामी है जो कंपनी में OEM आता है, हीरो से, होंडा से, टीवीएस से, सुजुकी से। अगर जापानीज कंपनी है तो ज़्यादातर कौन सा प्लग आता है, एनजी के, जैसे कि होंडा में एनजी के ही मिलेगा आपको, ठीक है, सुजुकी में एनजी के ही मिलेगा, यामा में एनजी के ही मिलेगा। इन जैसे कि बजाज में है, बजाज में चैंपियन या माइको या बोस, ये इंडियन कंपनी है। टीवीएस में माइको, चैंपियन या बोस, इनमें 2-3 कंपनी मिलती है। स्पार्क प्लग जगह स्पार्क प्लग के साथ में प्लग कैप की रबड़, उससे क्या दिक्कत आती है? हाँ, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, पर आप लोग ध्यान दोगे तो बहुत बढ़िया सर्विस होगी। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है, ठीक है। प्लग स्पार्क प्लग की रबड़, कैप की रबड़, अगर वो नहीं हुई तो बारिश में जो एल वाली कैप होती है ना, जो पहले आती थी स्प्लेंडर में, उनकी बात कर रहा हूँ, प्लग कैप की रबड़। या एक्टिवा ही करते हो उसमें भी एल टाइप में होती है, पर उसमें भी कैप की रबड़ होती है। अगर प्लग कैप में रबड़ नहीं हुई तो आप लोग लगाओगे, प्लग कैप की रबड़ ना होने के में दिक्कत क्या आएगी, नहीं होगी तो वहाँ से हमारा स्पार्क लीकेज हो जाएगा और बाइक मिसिंग कर सकती है, स्कूटी मिसिंग कर सकती। कोशिश करना है जो अपने जितनी भी बाइक जो ST कॉइल होती है ना, उसकी जिसमें HF डिलक्स है, स्प्लेंडर प्लस है, जो पुराना मॉडल आती थी स्प्लेंडर, जो उसमें तो एल कैप होती थी, एल टाइप में, बाद में आ गई थी ऐसे जो चेसिस के वहाँ से कैप वो आई हुई है। हम उसमें रेड वाली वो होती है कैप, तो कोशिश करें रेड वाली लगावें, एल वाली उसमें ना लगावें। HF डिलक्स में या जैसे स्प्लेंडर प्रो में, इन बाइकों में रेड जो कैप होती है ना, रेड वाली, वो हर एक बाइक में यूज़ हो जाती है। अगर आपने एल वाली लगा दी उसमें तो स्पार्क उसमें क्या है, लीकेज होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फिर पिछला व्हील खोल लो फटाफट, फिर व्हील खोल कर क्या क्या चीज़ चेक करोगे, ठीक है। ब्रेक शू पे मैंने एक वीडियो पहले, अगर आपने ब्रेक शू सेटिंग आपको बता रहा हूँ बेटा, ब्रेक के ऊपर मैंने पिछले साल एक वीडियो भी बना रखी है, ठीक है। तो ये वीडियो तो डलेगी, उसका आएगा, यूट्यूब यूज़ करता हुआ ना यूट्यूब, तो उसमें मैंने प्रॉपर अच्छी तरीके से बता रखी है, जिसको नहीं पता है
वो पत्ती की सेटिंग तेरे को बता रखी है, बाद में बताया था। तो ये छोटे छोटे आइटम ना मैकेनिकों को पता नहीं है, पर ये आप लोगों को अच्छी तरीके नॉलेज होगी ना तो बहुत बढ़िया है। तो जाके वीडियो देख लियो, ठीक है। और क्या चेक करोगे? कपलिंग रबड़ चेक करोगे, स्पॉकेट का बैगिंग चेक करोगे, चैन सेट चेक करोगे। चैन सेट दाते तो खराब नहीं है, कई बार हम बाहर से नहीं लिख पाते, पर आप लोग खोलोगे पता चल जाएगा, ठीक है। चैन सेट खराब है तो कस्टमर को फ़ोन करोगे। कपलिंग रबड़ प्ले बन रही है ऐसे तो चेंज करवाओ कस्टमर से फ़ोन करके। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सर्विस में बहुत ज़रूरी हैं। और क्या क्या देखोगे? ड्रम प्लेट का बोल्ट, और सेफ्टी के बारे में कौन सा क्या क्या चीज़ ध्यान दोगे सेफ्टी के बारे में? ड्रम प्लेट का बोल्ट की सेफ्टी पिन बहुत ज़रूरी है। टाइट जिस टाइम आप एडजस्ट करोगे, मैंने व्हील फिट कर दिया, आपने सारी चीज़ चेक कर ली, व्हील फिट कर रहे हो, उसमें पिन बहुत ज़रूरी है। बोल्ट खुल गया तो पूरा दिक्कत, हाँ, तो ये ध्यान रखना है। सेफ्टी मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी पिन बहुत ज़रूरी है। व्हील फिट करो, चैन प्रॉपर से सेट करनी है, दोनों साइड से व्हील बराबर होने चाहिए, चैन ज़्यादा टाइट ना हो। लुब्रिकेशन चैन में हम ऑयल कौन सा डालते हैं? स्पेशल चैन का 90 ऑयल CL, जो गियर ऑयल होता है ना, मैंने ला रखा है ना, 90 पूरी बाल्टी ला रखी है, तो चैन में वो डाल दी है, ठीक है। ये चैन के बारे में। अगले पिछले ब्रेक शू, फ्रंट चेक करो, रियर चेक करो। कस्टमर के तो जो कंप्लेंट है, जो लिखा हुआ है, हमने ये नहीं करना अभी कस्टमर ने जो कंप्लेंट लिख रखी है हमने वो ही करनी है, उसके अलावा भी चेक करनी है बाइक। बढ़िया सर्विस तभी होगी जब कस्टमर ने जो लिखवाया है, साथ में हमने छोटी मोटी चीज़ हम उनको ठीक करके देंगे, और फिर उसमें कस्टमर को रियल में महसूस होगा हाँ भी सर्विस बढ़िया हो रखी है। या सर्विस का ये मतलब ये थोड़ी ना ऑयल चेंज कर दिया, फिल्टर साफ कर दिया, व्हील कर दिया, सर्विस बढ़िया होगी, नहीं। छोटी मोटी कई चीज़ें ऐसी अगर हम उनमें ध्यान दे देंगे, सर्विस कस्टमर खुद फीडबैक देगा अभी सर्विस बहुत। फिल्टर तो साफ हुआ है, होस पाइप भी साफ होना चाहिए, जो जिसमें कार्बोरेटर होता है, उसमें भी गंद जाने के कारण हमारी जो कार्बोरेटर की गैलरी है वो रुक जाती है। तो जिस टाइम कार्बोरेटर साफ करो तो ध्यान रखना होस पाइप भी जरूर साफ करो, कपड़े से उसमें कपड़ा लिया, 1-2 बार ऐसे घुमा दिया, वो साफ हो जाएगा। एक देखना है पेट्रोल टी स्प्लेंडर के नीचे से खोल लो, उसमें कई बार गंद होता है, मतलब फ्यूल पेट्रोल अगर हमारा प्रॉपर सप्लाई हो रहा है। कई बार कस्टमर की बाइक ये कंप्लेंट होती है, भाई हम सर्विस करते हैं, ये हमारा सर्विस का पार्ट है, अगर हम पेट्रोल टी खोल के चेक कर रहे हैं नीचे से, अगर उसमें गंद है तो या तो टंकी उतार लो, स्प्लेंडर की बाइक है, टंकी नहीं उतार तो राइट ने लुटाई, उसकी पेट्रोल टी नीचे निकाली और उसकी जाली साफ कर दी, क्लीन कर दी, साथ में पेट्रोल पाइप। और हो गया टैपट खोलते हो, सच्चे बताना? खोलते हैं, वैसे हम तब खोलते हैं। तो अगले हफ्ते उसके सबसे पहले मैं टैपट का बताऊंगा। टैपट खाली एक्टिवा स्कूटी की और हीरो होंडा की कितना गैप होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठंडी बाइक कितनी होनी चाहिए, आप लोग ध्यान ना दोगे तो टैपट जैसी इतनी बीमारी बन जाती है, कस्टमर परेशान रहेगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा। टैपट के बारे में हो गया। सारी केबल चेक करो, एक्सीलेटर केबल है, क्लच केबल है, ब्रेक केबल है। अगर हम वैसे बाहर से ही जो गार्ड में डाल देते हैं, ये केबल हम चेक कर लेते हैं। बाय द वे हम चेक नहीं भी कर पाते हैं, तो आप लोगों ने चेक करनी है। कोई बड़े टाइट है तो उसमें ऑयलिंग कर दो। एक्सीलेटर केबल में तो खासकर ध्यान दो, अगर केबल ठीक भी ना तो एक्सीलेटर का मुट्ठा खोल के, स्प्लेंडर बाइक जितनी बाइक है मुट्ठे में ऑयल कर दो बारिश के बाद खासकर, ठीक है भाई। उसके बाद आता है फ्री प्ले, ये बहुत ज़रूरी है। फ्री प्ले सारी केबल, क्लच केबल, ब्रेक केबल, एक्सीलेटर केबल। क्लच में कितनी प्ले होनी चाहिए? 8 से 10 mm। जो आइडल RPM होते हैं, आइडल मतलब हमने जो स्लो RPM छोड़े हैं वो एडजस्ट रहने चाहिए। आप लेफ्ट ना घुमाओ हैंडल या राइट ना घुमाओ, ठीक है। सारी लाइटें चेक होनी चाहिए। रैंप पे ही ऑयल डालना है, साइड स्टैंड में, ब्रेक में, क्लच में, ये चीज़ें सारी ऑयलिंग करनी है बाइक में। चेन में तो तुम चेन को लगाने से पहले कर दोगे, ठीक है। दूसरा साइड स्टैंड में और लीवर में प्ले बहुत ज़रूरी है। साइड स्टैंड की प्ले अगर ज़्यादा है तो उसमें मैंने स्पेशल वाशर ले रखे हैं, लीवर के भी वाशर ले रखे हैं, उसमें प्ले कम करो। पर प्ले इतनी भी कम ना कर दो क्लच में वो जाम हो जाए, हल्की फुल्की प्ले रहनी ज़रूरी है। कई बार तो प्ले हल्का बोल्ट टाइट कर देना उससे हो जाती है ना, ये चीज़ ध्यान दो। उसके बाद आता है हैंडल, जैसे कि आपने बाइक वहाँ से लाए, एक बार दबा के देख लो स्टेयरिंग, उसमें प्ले तो नहीं है, या स्टैंड लगा के सोकर लगा के देख लो। लास्ट के काम रह गए, मिरर एडजस्ट होते हैं,
जब बाइक रैंप से यहाँ लेकर आओ, चेकिंग के पॉइंट पर लेकर आओ, उस टाइम आप लोगों को ध्यान देना है, एक जितना भी काम किया है सारे बोल्टों को रीचेक करना है। जो आपने काम किया, जैसे मैंने शॉकर भरे, उसको तो रीचेक कर रहे लो, कभी हमारे से गलती रह जाए। साथ में एक्स्ट्रा चेक करो, इंजन के नीचे बार बोल्ट होते हैं, स्प्लेंडर के ऊपर के बोल्ट होते हैं, ठीक है, एक अगले मरगाड़ के बोल्ट होते हैं स्प्लेंडर में, कोई साइड रोड नहीं है, साइड स्टैंड के बोल्ट के नीचे डिब्री है कि नहीं है, झूले का बोल्ट है, मतलब ये चेक कर लो एक बार। अगर इन पर अपना हाथ मार लिया तो आधी बीमारी, कई बार इंजन के बोल्ट लूज होते हैं तो क्या दिक्कत आती है, नहीं, वाइब्रेशन बनती है। ट्राई मारेंगे हम, एक्सीलेटर करेंगे, पैरों में वाइब्रेशन आती है, वो 2 कारणों से बनती है वाइब्रेशन। एक तो इंजन के बोल्ट लूज हो, दूसरा झूले का बोल्ट लूज हो। अगर ये बोल्ट लूज रहते हैं तो हमारे जो कस्टमर है या हम ड्राइव करेंगे, हमारे पैरों में वाइब्रेशन, हम जैसे एक्सीलेटर करेंगे 50-60 की स्पीड में जाएगी तो पैरों में वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाती है। चैन चेक करो, चैन के बारे में बता दो, चैन का लॉक बहुत जरूरी है चेक करना। जैसे टायर प्रेशर का कितना महत्व है, मान लिया टायर में जो हवा का है, अगर हम हवा के दबाव की बात करें, उसका कितना वो होता है रोल बाइक में एक बढ़िया स्मूथ चलने में। अगर हवा कम होगी तो क्या दिक्कत होगी, ज़्यादा होगी तो क्या दिक्कत होगी। दब भी चलेगा गाड़ी, जैसे कम हुआ ज़्यादा हुआ तो फिसल जाएगा। अगर ज़्यादा मतलब कम होगी ना तो क्या होगा, एक अगला हैंडल भारीपन होता है। मेरे पास बाहर बहुत कंप्लेंट आती है, कस्टमर जो क्या है हवा का दबाव चेक नहीं करवाते, हर 15 दिन में या महीने में उसका दबाव चेक करता रहना चाहिए, हवा का प्रेशर जिसको बोलते हैं। अगले में 30 होनी चाहिए, पिछले में 35 होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो बाइक एक ना स्मूथ नहीं चलेगी, रोड पे जम के नहीं चलेगी। अब हमें धीरे धीरे स्टेप वाइज समझेंगे, कौन सेट डालना, क्लच पे डालना, फिर BS6 की ट्रेनिंग पे आएंगे, वायरिंग के बारे में भी आएंगे, पर स्टेप बाई स्टेप प्रॉपर। पहले था लोगों को सर्विस बढ़िया करनी आनी चाहिए, तो आप लोग ध्यान दोगे तो काम पे बढ़िया काम करोगे, अच्छे मैकेनिक बनोगे, काम समझ के करोगे। अगर वीडियो भी देखते हो तो ऐसी वीडियो देखो ना जिससे तुम्हारी नॉलेज बढ़े। हमारी वीडियो देखने की बात नहीं है, किसी की वीडियो देखो, किसी नॉलेज वाले बंदा है उससे मेरे से बेस्ट कोई बताता हो। तो जो आज समझाया है, कुछ फीडबैक देना चाहो, किसी को समझ में आया हो क्या क्या चीज़ चेक करनी है, प्रैक्टिकल तरीके से नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। ये सब मैंने खाली आप लोगों को बताया है क्या क्या काम होना चाहिए सर्विस में। इन चीज़ों में अगर आप ध्यान दोगे तो बेस्ट सर्विस होगी। छोटे छोटे आइटम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बताने में 1-1.5 घंटा लगे है, पर करने में ज़्यादा आधा पौना घंटा, क्योंकि बस पार पलक खुला साथ में पलक कैमरा हो जाती है, पलक खुलते पता चल जाता है एवरेज देरी नहीं दे रही है, ब्रेक खुले, बैरिंग चेक कर जाए, व्हील के बैरिंग चेक कर लिए, व्हील बैरिंग निकालना ही बताऊंगा, बैरिंग ठोकना ही बताऊंगा। कई तो बैरिंग निकालने में बहुत दिक्कत होती है, या बैरिंग ठोकने में, अगर आपने बैरिंग ठोक रहे हो, अगर टेढ़ा ठोक दिया तो कौन सेट की भी दिक्कत होती है। अगर कौन जैसे आप निकालते हो ठोकने में, हमने अगर प्रॉपर टूल नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है। अब मैं आने वाले 3-4 महीने के अंदर टूल भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मतलब एक वेबसाइट बनवा रहा हूँ। जो हमारे मैकेनिक हैं और प्रॉपर टूल नहीं है, कौन के ऊपर हम ही परेशान होते हैं। अब हमारे पास कौन सेट निकालने टूल था, आसान है निकालने में। एक्टिवा का जब से टूल आया है, ले उठा के लिया, पर एक्टिवा में, मेस्ट्रो में, प्लेजर में, उसमें हम निकालते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, हमें होती है दिक्कत। जब से ये टूल आया है आराम से निकल जाता है। किसने यूज़ किया है, आपने निकल करा यूज़, आपने क्या है यूज़, कितना टाइम लगता है, जल्दी निकल जाता है ना, टाइम खराब नहीं होता ना। अच्छा, एक वो हमने एक्टिवा को प्रेस करने वाला बना, कौन असेंबल करने वाला ला रखा है। ऐसे में ये टूल तो बना, जो बाहर मैकेनिक हैं उनके लिए बनाने वाला हूँ। एक ये गुटका, ये पूरा सेट, साथ में फ्यूल प्रेशर गेज जो BS6 के लिए आ रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी हीरो होंडा का ये जो मैंने टूल मंगाया है, भी मैंने चेक करने के लिए है, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं अभी ये जो BS6 का जो टूल है प्रेशर गेज पेट्रोल का, ये हमारे को बता दो कहाँ से परचेज़ करें। फिर मैंने जैसा परचेज़ किया, जहाँ से मैंने परचेज़ किया वहाँ मैंने फ़ोन करके पता करा, उनके पास है ही नहीं पीस, तो मैं उनको क्या कमेंट कर देता हूँ। फिर मैंने मार्केट में पता करा, ये भाई मैं कोशिश करता हूँ, मैन और टी है, कई चीज़ें हैं टूल बनाने में, तो मैंने पता करा वो कम से कम 500 पीस बनेंगे। तो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, लोग बाग खरीदने वाले बहुत मैकेनिक हैं, पर उनको टूल मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये बनवाऊँगा स्पेशल। ये टूल है, काफ़ी स्पेशल टूल है जिससे हमारे काम करने में आसानी हो जाएगी। BS6 के टूल है, बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होती है, बहुत ज़्यादा।
BS6 तो बगैर टूल के आप करोगे नहीं। फ्यूल प्रेशर गेज है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैकेनिक को कल असलम का फ़ोन आया, उस्ताद जी ऐसे ऐसे फ़ोन कर रहे हैं ना, वो प्रेशर तो मस्त है, जैसे मैं चाबी ऑन कर रहा हूँ, उंगली लगा के देख रहा हूँ और प्रेशर होके देख रहा है। मैं भाई उंगली से पता ना चले, प्रॉपर प्रेशर चेक करो, पेट्रोल का प्रेशर कितना होता है, तो हम नहीं बताएंगे उंगली से, वो प्रेशर गेज बताएगा। तो BS6 का था, बगैर टूल के आप लोग काम कर नहीं पाओगे आने वाले टाइम में। अभी और 2 साल बाद के बाद BS6 हो जाएगी, क्यों कार्बोरेटर की बाइक धीरे धीरे कम हो जाएंगी, इंजेक्टर वाली बाइक ज़्यादा आ जाएंगी। तो कोई दिक्कत है आज के, अगर हमने बात करी है इसमें कोई एक ये समाप्त करें, आपके कोई डाउट हो किसी प्रकार का, कोई चीज़ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो कोई से के। सो फ्रेंड्स, हम हर बुधवार को ऐसे ट्रेनिंग देंगे। और कोई नियर बाई हमारे दिल्ली में ये वीडियो देख रहा है, अगर बुधवार को आना चाहे सुबह 9 बजे तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं अपने एज ए एक्सपीरियंस के तहत काम डिस्कस करूँगा अपने नॉलेज के। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो आप लोग कुछ मेरे से सीखो और आप कुछ आपके थ्रू मैं कुछ सीखूँगा। हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ऐसे ही हर बुधवार को हम ट्रेनिंग करेंगे। अभी मैं बेसिक के ऊपर चल रहा हूँ, बेसिक क्लियर नहीं होगी तो हम एक गहराई में नहीं जा पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे।